नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां समेट कर लाते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो में और जानेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में। इसके अलावा विज्ञान और किसान सेगमेंट में बात होगी हाइड्रोपोनिक खेती और काली मिर्च की खेती के बारे में। कृषि स्टार्टअप में पंजाब के एक सफल किसान हरविंदर सिंह से। इसके अलावा फार्मिंग इंडिया में जानेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आरएफएस विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो में और जानते हैं कि योजनाओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं मंत्रालय के सहायक आयुक्त डॉक्टर एसपी गुप्ता। तो वर्षा आधारित खेती के संदर्भ में हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, रखी गई है इस स्कीम के अंतर्गत कि यदि खेती में किसी प्रकार का नुकसान हो तो जो दूसरे एक्टिविटीज़ हैं स्कीम के अंतर्गत उससे आपका जो आमदनी है वो प्रभावित ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है इसके संदर्भ में आप लोगों को पूर्व जानकारी दी जा चुकी है। और इस संदर्भ में आगे मैं एक खास बात यह कहना चाहता हूँ कि यह स्कीम जो है यह एक क्लस्टर अप्रोच की स्कीम है। इसके अंतर्गत उन एरियाओं का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ पर कि मध्यम किसान, छोटे किसान और बड़े किसानों की ज़मीन भी उपलब्ध होती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि जो एक्टिविटीज़ है अगर खेती में किसी तरह का नुकसान हो तो दूसरे जो एक्टिविटी हैं जैसे वानिकी है, मत्स्य पालन है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग है, क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, तो इन एनुअल हस्बेंड्रीज है, तो जो नुकसान खेती में हो किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से तो इनसे भरपाई हो सके, इसको ध्यान में रखा गया है। इसलिए ये सारे क्लस्टर अप्रोच का प्रावधान इसलिए रखने का कारण एक ये भी है कि इससे लोगों को या आसपास के किसानों को एक लेसन मिले, इनको देख के दूसरे किसान भी प्रभावित हों और वो भी अपना खेती जो है इस तरह के माध्यम से करने की कोशिश करें। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें, इसके लिए इस स्कीम में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। इसलिए कम से कम 30% महिलाओं का भागीदारी इस स्कीम में सुनिश्चित की गई है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में अधिकतर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास जोत की कमी है। ऐसे किसानों के लिए एक आधुनिक तकनीक है हाइड्रोपोनिक खेती की, जिन्हें अपनाकर वो अच्छी खासी खेती कर सकते हैं और इतना ही नहीं, उन्हें गुणवत्ता युक्त फसल भी मिल सकती है जिससे आमदनी भी काफी अच्छी होती है। और ये तकनीक कहलाती है हाइड्रोपोनिक की। आइए आपको विस्तार से बताते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में, जिसे आमतौर पर बिना मिट्टी की खेती भी कहा जाता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन पानी के स्रोत अब घटते जा रहे हैं। दूसरी ओर रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी मिट्टी कमजोर होती जा रही है। हाइड्रोपोनिक्स पानी की कमी और कमजोर मिट्टी दोनों समस्याओं का समाधान है। ये मूल रूप से बिना मिट्टी वाली खेती है। ऐसी खेती जिसमें पौधे पानी की मदद से उगाए जाते हैं और बहुत कम पानी में ही फसल तैयार हो जाती है। बिना मिट्टी वाली इस खेती में ना तो बेवजह खरपतवार उगते हैं और ना ही मिट्टी जनित बीमारियों का ही खतरा रहता है। साथ ही मेहनत भी कम लगती है और मजदूरी की लागत भी। अच्छी बात यह है कि इस तकनीक से घर की छत पर भी साग सब्जियां उगा सकते हैं और साल भर फसलें ले सकते हैं। दरअसल
पौधों को विकास के लिए मिट्टी की नहीं बल्कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर पानी में ही पोषक तत्व घोल दिए जाए तो फसलें आराम से उगाएंगी। हाइड्रोपोनिक्स इसी सिद्धांत पर काम करती है। हाइड्रोपोनिक्स की दो तकनीक है, एक माध्यम विधि है और दूसरी घोल विधि। घोल विधि में पौधों को पानी से भरे ट्रे में वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों वाले घोल को ट्रे में प्रवाहित करते हैं, जबकि माध्यम विधि में बालू, धान की भूसी, कंकड़, नारियल का छिलका, राख या फिर लकड़ी का बुरादे का इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो जूट, नारियल और वर्मिक्यूलाइट जैसे फसलों के अपशिष्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता होती है और ये भुरभुरे भी होते हैं। साथ ही हवा की आवाजाही भी बनी रहती है। गौरी जाधव महाराष्ट्र के एक गांव में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती कर रही हैं। गौरी ने अपनी खराब जमीन को वीड मैट से ढक दिया है ताकि कोई भी खरपतवार न उगने पाए। इसके बाद इन्होंने नारियल के अवशेष से भरे थैले केरल से मंगवाए। एक थैला 5 किलो का होता है और इसकी कीमत 30 से 50 रुपए तक होती है। थैले में 4 छेद होते हैं, 3 ऊपर और 1 नीचे। ये थैले सख्त होते हैं, इसलिए सबसे पहले इनमें पानी डाल दिया जाता है। 2-3 दिन में ये फूल कर नरम हो जाते हैं। इस थैले को खेती के लिए कम से कम 3 साल तक उपयोग किया जा सकता है। थैलों को कतारों में रख देंगे और पानी देने के लिए टपक सिंचाई का सहारा लेते हैं। सिंचाई के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश जैसे प्राथमिक घुलनशील तत्व होते हैं। साथ ही प्रमुख घोल के रूप में नाइट्रेट, सल्फेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का उपयोग होता है। इनके अलावा पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल होता है। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकिल का भी इस्तेमाल करते हैं। तजुर्बेकार किसानों का मानना है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से न सिर्फ लागत कम आती है बल्कि सब्जियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। इस तकनीक में बीमारियां लगने का अंदेशा भी कम रहता है। यही वजह है कि कीटनाशकों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, यानी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से जैविक सब्जियां उगती हैं। किसान अगर पारंपरिक खेती के अलावा अन्य फसलों का चुनाव करे जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है तो निश्चित तौर पर इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे में काली मिर्च की खेती से भी किसान को काफी लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं काली मिर्च की खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिर्च का इस्तेमाल आमतौर पर गर्म मसाले के तौर पर किया जाता है। भारत में फिलहाल इसकी खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा महाराष्ट्र और पुडुचेरी में की जाती है। केरल नंबर 1 है। कुल उपज का 98% हिस्सा इसी राज्य से आता है। सीता महाराष्ट्र की रहने वाली एक अध्यापिका है। गांव में इनकी 15 एकड़ जमीन है। कई साल तक इस जमीन पर धान और अमरूद की खेती होती आ रही थी। शादी के बाद जब सीता इस घर में आई तो उन्होंने ससुराल वालों को बताया कि अगर आप अलग अलग फसलों की खेती करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन ये बात समझने में उन्हें 15 साल लग गए। अब यहाँ चीकू, नारियल, सुपारी, अनानास और केले की खेती होती है। केरल दौरे के दौरान सीता को काली मिर्च की खेती पसंद आ गई। उसके बाद इन्होंने कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर इसकी खेती शुरू की। आज उनके पास काली मिर्च के करीब पौधे हैं। काली मिर्च की खेती के लिए तेज धूप और उचित नमी वाला वातावरण चाहिए। तापमान 10 से 40 डिग्री के बीच और नमी 60 से 70%। तटीय इलाकों में ऐसा मौसम आसानी से मिल जाता है। इसके लिए चिकनी बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जिसका पीएच मान 4.5 से 6 हो। काली मिर्च के पौधे बेल यानी लताओं की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें बढ़वार के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जरूरत होती है। यही वजह है कि किसान अलग खेतों में काली मिर्च न बोकर ऊंचे पेड़ वाले बागों में लगा देते हैं। काली मिर्च की बुआई 2 चरणों में होती है। पहले चरण में पौध तैयार होगी और दूसरे चरण में पौध की रोपाई पेड़ों की जड़ के पास करते हैं। किसान चाहे तो खुद भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पुरानी बेलों से गांठों वाली शाखाएं काटेंगे और उन्हें मिट्टी और खाद से भरी पॉलिथीन की थैलियों में लगा देंगे।
50 से 60 दिनों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई के लिए 1 हाथ चौड़ा और इतना ही गहरा गड्ढा खोदना होगा और तुरंत ही सिंचाई करनी होगी। शुरुआत में दिन में 2 बार सिंचाई करें, फिर हफ्ते में 1 बार। बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। 15 से 20 दिन पर हाथों से खरपतवार निकालते रहें। जब पौधों में विकास दिखने लगे और लताएं ऊपर चढ़ने लगे तो छटाई कर दें। 2 तने निकले तो बाद में विकसित तने को भी काट कर अलग कर दें। काली मिर्च में कीट अक्सर नहीं लगते, लेकिन आसपास के खेतों में अगर कीट लगे तो फिर काली मिर्च तक भी पहुंच सकते हैं। जब लताएं पूरी तरह से विकसित हो जाएं तो उन पर हरे रंग के खूबसूरत गुच्छे दिखाई देने लगेंगे। इसकी तोड़ाई आमतौर पर नवंबर में की जाती है। जब गुच्छे में 1 से ज्यादा फल लाल दिखने लगे तो इन्हें तोड़ा जाएगा। सिर्फ तैयार गुच्छे ही तोड़ने हैं। आगे भी जैसे जैसे गुच्छे पकते जाएंगे तुड़ाई होती जाएगी। इस तरह तुड़ाई खत्म होने में 2 महीने का वक्त लगेगा। एक पौधे से 1.5 किलो सूखी काली मिर्च मिल जाएगी। काली मिर्च का इस्तेमाल दवा के रूप में भी होता है। दांतों के दर्द और मसूड़ों के सूजन के इलाज में काली मिर्च का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में काली मिर्च को खांसी और सर्दी का रामबाण इलाज बताया गया है। मसाले के रूप में काली मिर्च का इस्तेमाल भारत में प्रागैतिहासिक काल से होता आ रहा है। करीब 2000 ईसा पूर्व इसकी खेती मूल रूप से भारत में ही शुरू हुई थी। बहुत ज्यादा कीमती होने की वजह से इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। भारत काली मिर्च की खेती में पहले पायदान पर है। अभी कुछ ही राज्यों में ना तो ज्यादा पूंजी लगती है और ना ही अधिक मजदूर। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को देखते हुए किसान अब जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंजाब के हरविंदर सिंह से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और इसके जरिए उन्हें अपार सफलता हासिल हुई। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलता पूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती करने हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में।
तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए, या कहीं बाज़ार से लाके अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है, और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं, और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है, तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक। हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए, ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा, जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली
अभी जो बांस की हट बनी हुई है, या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं। जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं, जहाँ हम हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास जे प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल, अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है, जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ई-नैम के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत तभी सफल होगी जब उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के मकसद से सरकार की ओर से कई तरह के अहम कदम उठाए गए हैं, जिनमें से बेहद महत्वपूर्ण कदम है ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसके जरिए किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी।
लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।